से मैं अनेकों बार रूबरू होता रहा हूँ, परंतु आज एक विशेष संदर्भ में कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था, जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हमारे आम आदमी पार्टी के एक नेता विनोद नंबरदार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के चलते, कुछ अपने पूर्वाग्रह के चलते लगातार कुछ ऐसे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल रहे थे जो सत्य से परे थे। वो केवल मुझे ही अपमानित नहीं कर रहे थे, साथ साथ मेरे पिता को, मेरी पत्नी को और मेरे परिवार को। उन्होंने हमारी ईमानदारी पे शक किया। उनको ये नहीं पता कि मैं हरियाणा के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम में काम करता हूं, और ईमानदारी भाजपा के कारण और माननीय मुख्यमंत्री के साथ लगातार करने के कारण और मेरे परिवार के कारण मुझे लगातार मिली है। उन्होंने इतने छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमर्यादित है, जिसपे एक जघन्य अपराध की श्रेणी में वो आती है। उसके चलते हमने उनको एक लीगल नोटिस हमारी वकील वाली टीम ने उनको दे दिया। 28 अप्रैल को उन्होंने एक मैसेज डाला कि 5 मई को वो जवाहर यादव के घोटालों को पब्लिक डोमेन में डालेंगे। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो प्रेस वार्ता आप लोग करते रहे, और मैं खुद 10 साल भाजपा की बात का संपादक रहा हूं, पत्रकार रहा हूं, कि जब भी कोई प्रेस नोट डाला जाता है वो या तो उससे एक दिन पहले इनविटेशन या उस दिन डाला जाता है। वो 28 तारीख को दिया गया और 5 तारीख तक केवल उसको लगातार डाल के मेरी इमेज खराब करना, या उसको लगा कि मैं उसके साथ जाकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करूं। परंतु मैंने फिर बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो ईमानदारी उनसे मैंने सीखी है। विनोद नंबरदार जी से मेरा निवेदन है कि आपको आम आदमी पार्टी तवज्जो क्यों नहीं दे रही, आपका विषय हो सकता है, मेरा विषय नहीं है। वो आपको योग्य क्यों नहीं समझ रही कि वो बढ़ा नहीं पा रही है। जहां तक जवाहर यादव को समझना है, तो आज मैंने अपने नंबर पर अपना स्टेटस भी लगाया है और अपना डीपी भी लगाई है। मेरे माता पिता की शादी 25 मई 1957 को हुई थी। अगर वैसा कार्ड जो उनके शादी का कार्ड था पूरे अहिरवाल में कहीं छपा हो तो मुझे बता देंगे, ये मेरे परिवार की बैकग्राउंड है। अगर मेरे गांव में जाना जाता है, उस शब्द का मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, परंतु लोग कहते हैं, मैं फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो लोग कहते हैं कि हवेली वाले परिवार से है। उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर कि 2014 से पहले ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, और उन्होंने कहा कि सेक्टर 22 में इनका एक 100 गज का 150 गज का घर था। जिसको वो 100-150 गज का घर कह रहे थे, वो 276 गज का घर था, 2.5 मंजिल का बना हुआ था। और मैं 1997 से अपनी आयकर रिटर्न लगातार भर रहा हूं। 1997 से मेरे एक एक तथ्य पब्लिक डोमेन में है। प्रॉपर्टी के मर्ज को भी समझना होगा। जब से मैं रियल एस्टेट में आया 2007 से 12 तक, 7 से प्रॉपर्टी मंदी गुजरनी शुरू हुई, 8 से थोड़ा ठीक हुआ, 9 से फिर तोजी का दौर शुरू हुआ, 2013 तक चला। ऐसे ही फिर 2013 के बाद मंदी का दौर शुरू हुआ। ये मेरी प्रॉपर्टी की जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा उससे पता चल जाएगा। 18-19 में काफी चीजें बढ़ने लगी, और कोविड के बाद तो प्रॉपर्टी के रेट 3 गुना होने लगे। और इसमें केवल जवाहर यादव ने नहीं, इस दौर में एनसीआर के और देश के सब लोगों ने पैसा कमाया है। तो जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपकी जानकारी दूंगा तो उसमें भी ध्यान में आएगा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी आई और गई 2008 से 12 तक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, और फिर 17-18 से लेके अब तक जो वर्तमान हिस्सा चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जहां तक बात है मेरा, जो ये फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है, तब मैं ना ओएसडी था, ना मैं सरकार के किसी दायित्व पर था। मार्च में इसने मुझे आरोप लगाए हैं, मुझ पर 28 अप्रैल को उसने नोटिस डाला है। मार्च तक 25 लाख रुपए मैं अपना एडवांस टैक्स जमा करा चुका था। मुझे पता था कि मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इससे ज्यादा हो सकता है, तो एहतियात के तौर पर उस पैसे पे ब्याज ना लगे, तो 25 लाख रुपए मैं मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा करा चुका था। उस परिस्थिति में जब मेरे पास सरकार का कोई पद नहीं था, उससे पहले अगर 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें
उसमें भी मैंने 24,22,000 इनकम टैक्स भरा है। इसने कहा कि मेरे पास 2014 से पहले कुछ नहीं था, तो मैं 14 की प्रॉपर्टी की जानकारी 14 से पहले की दे देता हूं। मैं क्योंकि यहां हिसाब देने आया हूं तो केवल अपनी पत्नी का और अपना बेटे का देने आया हूं, पर मैं पापा के साथ रहता हूं तो इसलिए एक बार उनका भी जिक्र करूंगा। मेरा परिवार तय करेगा, पिता मेरे तय करेंगे, मेरा छोटा भाई तय करेगा, उन्होंने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा, वो तय करेंगे कि वो लीगल एक्शन कितना लेते हैं या नहीं लेते हैं। परंतु 2014 से पहले पिताजी के पास दिल्ली में 2100 गज का प्लॉट था, 2 दुकानें थी और 1 प्लॉट और था। ये उनके पास पहले से था। मेरे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिसमें मेरे भाई का शेयर छोड़कर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी 1988 और 99 में खरीदी गई 4.25 एकड़ जमीन हरियाणा में कोसली के पास मेरे पास थी, जिसको हमने अब तेजी के दौर में बेचा। परंतु 2014 से, मैं 88 और 99 में बता रहा हूं, जब मैं कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र होता था। उसके अलावा जिसकी बात ये कर रहे हैं कि जो सेक्टर 22 का घर, जिसको बार बार 276 को वो 100 गज कहते थे, 2000 में वो खरीदा गया था और जिसको भी इस तेजी को करने के लिए, अपना घर बदलने के लिए मैंने बेचा, उससे बाद में उसका उल्लेख करूंगा, पर वो भी 2014 से पहले की प्रॉपर्टी थी। सेक्टर 69 में एक सनब्रिज प्रोजेक्ट था, जिसमें 2008 और 9 में मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था। वो भी उस तेजी का दौर था। मेरी प्रॉपर्टी का नेचर समझिएगा कि जिस तेजी की बात की थी, सन ब्रिज का प्रोजेक्ट, ये 2008 और 9 में मैंने बुक किया था। उसके बाद उसके पैसे जाने शुरू किए। 2 फ्लैट जिसका मुझे आज मालिकाना हक मिल चुका, 2012 में बुक किए थे। अधिकतम पैसा उसी सरकार आने से पहले जा चुका था। राजस्थान में मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, जो मैंने 15/4/2013 को खरीदी थी। सरकार आई भी नहीं थी, ना केंद्र की आई थी, ना प्रदेश की आई थी। ये राजस्थान की मेरी 3 प्रॉपर्टी है। मेरी पत्नी के नाम एक 4 BHK था, जिसमें हमारे उस समय 43,40,210 रुपए जमा हो गए थे सरकार आने से पहले। ये प्रोजेक्ट था जो कि आज भी फंसा हुआ है, क्योंकि बिल्डर ने बनाया नहीं, पर हमारे पैसे जा चुके हैं। इसी तरह ABW का प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, जो कि हमने 2011 और 12 में 2 दुकानें हमने ली थी। ABW का प्रोजेक्ट भी आज की डेट में पूरा नहीं पा रहा, तो शायद HSIDC या HSVP ने कहा है कि अपने पैसे वापस ले लो, उसमें हमने अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है। ये वो प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम थी, मेरी पत्नी के नाम थी, जिसमें मैंने अपने भाई को, क्योंकि वो एक अलग इकाई है, किसी को शामिल इसमें नहीं किया है। उसके बाद आते हैं 2014 की बात। उसके भी नेचर को समझ रहता हूं, जिसका K1401 एड्रेस है, जिसमें मैं रहता हूं। K1459 मेरा नहीं है, मेरे पिता का है, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको उनके परदादा से, उनसे पहले मिली थी, जिसमें 2 दुकानें थी, उसको बेचा और उन्होंने फिर वो K1459 का लिया। और जो पैसा वहां, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी बिची, यहाँ प्लॉट कम था, वो बाकी पैसा उन्होंने अपने कैपिटल गेन में लगाया। उसके बाद 2014 के और खरीदने की बात करता हूं। रायसीना में मैंने एक जगह खरीदी, उसका उल्लेख करूंगा, जिसका उल्लेख आम आदमी पार्टी के नेता विनोद नंबरदार ने भी किया। खाइका की एक जमीन का जिक्र विनोद नंबरदार ने किया, वो उसने किया, मैंने ली, सरकार के बाद ली, और उस पर अच्छी प्रॉफिट लेते हुए मैंने वो उसकी प्रेस वार्ता से पहले बेच दी थी। उसके अलावा वजीरपुर गांव में मेरे बेटे के पास एक प्रॉपर्टी है, जो ली हमने और जिसको हम बेच चुके हैं। वो जो प्रॉपर्टी है उसका भी उल्लेख करूंगा, उसका हमने कोलैबोरेशन किया। शाहबाजपुर खालसा रेवाड़ी, उसमें भी एक हमारी प्रॉपर्टी है जो बेटे के नाम है, वो अपने लिया। और उसके बाद इसी पीरियड में घासेड़ा में भी एक जमीन है जो कि मेरे नाम है। अब उन प्रॉपर्टी का मैं उल्लेख करूं, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मैं व्यक्ति ऐसा हूं जिसके ऊपर आरोप लगे और मैंने कहा मेरी एक एक प्रॉपर्टी पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। मुझे नहीं पता 1966 से लेकर आज तक हरियाणा के इतिहास में जो व्यक्ति
राजनीति में एक स्तर पे पहुंचा होगा, सीएम ऑफिस में काम करता होगा, किसी ने अपनी पब्लिक डोमेन में रखी होगी या नहीं रखी होगी, सबके सब पर हमारे पैन कार्ड लगे हुए हैं। वर्तमान में मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर 3 करोड़ 35 लाख रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक का है। ये लोन है हमारे ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने प्रॉपर्टी का किया क्या, जो 2014 से पहले की प्रॉपर्टी है। 2014 की मैंने पापा का जिक्र कर दिया, उन्होंने अपनी बेची पालम विहार में के 1459 आने के बाद आज से 1-1.5 साल पहले, इसी साल उसको गुड़गांव में मैंने इन्वेस्ट किया। जो 152 नंबर जिसको मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के नेता लगातार 100 गज का कह रहे थे, उसको हमने 2 करोड़ 35 लाख में बेचा। और जब मैंने अपने नाम का के 1401 लिया, उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया और बाकी जो उसमें आवश्यकता थी उस पैसे से बैंक से मैंने लोन लिया। ऐसी एक प्रोजेक्ट था हमारा सन ब्रिज, जो 2008 और 9 में था, जो सब प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था। प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले ही वो हमने बेच दिया था, तो उसमें शायद 38 लाख के आसपास हमारे होंगे, तो वो हमने उस पर जो भी उसी रेट में या जो पैसा होगा उसको हम बेच चुके थे। राजस्थान के 3 प्लॉट आज भी हमारे पास हैं जो हमने बेचे नहीं है। वाइफ के नाम जो 4 BHK था, जिसमें 43,40,210 रुपए हमारे गए थे, वो आज भी, क्योंकि बिल्डर ने अभी बनाकर नहीं दिया है, तो वो आज भी स्थिति हमारे पैसे वहां पर लगे हैं। 2 दुकानें मैंने आपको बताई। अब कुछ प्रॉपर्टी का किया क्या, वो भी आपको बताता हूं। राजस्थान की जो प्रॉपर्टी हमारी है, इसमें जो मेरा हिस्सा बनता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप में है, तो ये 60 लाख रुपए 5/4/2013 में देकर मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी खरीदी थी 13 में। आज भी ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, क्योंकि इस पे कुछ केस है। मेरी 2 प्रॉपर्टियों पे केस भी है, तो इसके कारण या तो हमें रेट अच्छे नहीं मिले या हमने बेची नहीं, कोई लीगल कारण था। तो वो आज भी हमारे पास है। पापा का मैं जिक्र करा चुका हूं। ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसका मेरे मित्र विनोद नंबरदार ने भी जिक्र किया था, जिसने उसको पालम विहार की प्रॉपर्टी का, चोमा की प्रॉपर्टी का, वो 166 गज का प्लॉट था, जो 29,94,750 रुपए में हमने अपनी सरकार आने पर खरीदा था। इस पे भी एक लीगल दिक्कत है, ये भी आज हमारे पास है। अब विषय आता है कि खाइका की जमीन, जिसका जिक्र मेरे मित्र ने किया था, जो मैंने खरीदी, और इसकी 3 इसमें वो लोग थे। ये मैं 5/11/2022 को ये प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी टोटल मैंने 3,85,33,500 रुपए में खरीदी थी। और वही प्रॉपर्टी मेरे मित्र ने जब प्रेस वार्ता की, उससे पहले 4,89,29,333 रुपए में मैं बेच चुका था। 1 करोड़ से ऊपर इसमें मैंने प्रॉफिट लिया। इस पे मेरा इनकम टैक्स जाएगा। ये पब्लिक डोमेन की चीज है। अगर मैं ये काम कर रहा हूं, तो जमीन खरीदना या बेचना गुनाह कहां से हो गया? मैंने किसी की चोरी की हो, कोई सरकार का लाभ उठा हो, किसी का दुरुपयोग किया हो, ये मेरा उसका है। ऐसे ही रायसीना में एक जमीन है जो मैंने ली, 21 कनाल 11 मरला। ये वो जमीन है जो सरकार आने के बाद ली, जिसमें मैंने 1,66,35,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ये 17/8/2022 में थी। ये जमीन आज भी मेरी है। ऐसे ही वजीरपुर गांव में मेरे बेटे ने एक जमीन ली, 9 कनाल 16.5 मरला। ये जमीन ली और लेने के बाद उन्होंने एक कंपनी से कोलैबोरेशन करके वो बेच दी। उन्होंने जब जमीन ली, वो 6,86,25,938 रुपए की थी, जिसमें अधिकतम लोन लिया गया था। आज जब मेरी उससे बात हुई, तो उसने कहा इस पे मिनिमम 1 से 2 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो पैसा आना शुरू हुआ है। और इसका जिक्र जब अगला ये फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा, तब वास्तविक प्रॉफिट होगा। और जो लोन लिया, उसने वो लोन चुकाना शुरू किया है। ऐसा 8 कनाल 1.5 मरला, जो मैंने 1/6/2022 की ली, जो कि बेटे के नाम है, 65,34,000 की ली। एक जमीन और जो मैंने बेची,
जो 1988-89 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उसके भी वो भी मैंने 28/7/2022 को बेच दी, और उस पैसे को भी हमने गुड़गांव में इन्वेस्ट किया। तो मेरा जो प्रॉपर्टी लेना और बेचना, इसमें कोई ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे 2 फ्लैट और थे जो हमने सरकार से पहले लिए, वो आज भी पास है मेरे। तो ऐसी चीजें जिसका मैंने जिक्र किया, लगभग मुझे लगता नहीं कि कोई गलती से छूटी होगी। ये वो चीज थी जो पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। मैं अपने मित्र विनोद नंबरदार से कहना चाहता हूं। इसके अलावा एक कंपनी में और बेटे की बातचीत चल रही है अभी रेवाड़ी में, और अगर मैंने अपनी कोई जमीन लगभग 4 करोड़ 90 लाख की ली है, तो मैं उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा, और मैं जमीनें खरीदने वाला हूं, क्योंकि कोई उस पैसे को बैंक में तो रखता नहीं है। तो मेरे से जो चाहिए वो पब्लिक डोमेन में होगा, क्योंकि हमने सुचिता की, ईमानदारी की राजनीति की है। और मेरे तथ्य को आप इसलिए देखेंगे, जो मेरे फैक्ट्स है, जो प्रॉपर्टी के ट्रेड को समझते हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो अधिकतर 2007 से लेकर 12 तक, फिर वही 17-18 से शुरू और लेकिन उनका आचरण और व्यवहार ये रहा है, उसको मैं लीगल नोटिस दे चुका हूं। उसके बाद जिन लोगों ने इनकी आड़ में अलग अलग और कुछ मेरे चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए, मेरे साथ उसमें दुर्व्यवहार किया, उनके साथ भी हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इनके खिलाफ आपराधिक मामला हो, कोर्ट के माध्यम से हम अपने पक्ष मजबूती से रखेंगे। इसके अलावा अगर मेरी कोई भी प्रॉपर्टी है, अब मुझे नहीं पता नंबरदार की क्या स्थिति होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे मित्र ने जो आरोप लगाए, मेरी जो प्रॉपर्टी उनको लगती है, अगर मेरे हस्ताक्षर से वो उनके नाम हो सकती है करा ले, उनको जो लगती है उस पर कब्जा कर ले, उस पर बुलडोजर चला ले। मेरे बेटे का और मेरी पत्नी का इसके अलावा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। एक मैं सोशल मीडिया पे देखने जाता कि इनको यहाँ आने की जरूरत क्या थी, उनको सफाई क्यों देनी पड़ी। दोस्तों, मैं विनोद नंबरदार को सफाई नहीं दे रहा। मेरे जो मित्र आप लोग हैं, जिन्होंने मुझे राजनीति करते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे राजनीति करते हुए देखा है, उनका विश्वास मेरे प्रति कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने मुझे कहा, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, पर जिस तरह से परिवार अपमानित हुआ तो मुझे लगा अब आगे बढ़ना चाहिए। डरने वाला मैं कभी भी नहीं रहा। मैंने जिस दौर में गुड़गांव की राजनीति की है, उसमें अनेक लोगों का खौफ होता था। मैं तब भी बोलता था तो लोग कहते थे कि आप टीवी पे इतना मुख मत बोला करें, क्योंकि जिनके सामने या जो ऐसे संबंध रखते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु मैं अपने लिए सहन कर सकता हूं, परंतु अगर मेरे परिवार पे और जिस ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ मैं काम करता हूं उसके पर आ जाएगी, तो कानून की मर्यादा का पालन करते हुए उसको अंतिम कीमत तक किसी भी पर भी छोड़ूंगा नहीं। ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। इससे आगे उनका कोई भी दबाव आए, और पूरे सिस्टम को समझिएगा, मैंने प्रेस वार्ता करनी थी, मेरे पास कोई नहीं था। मन में आया कि चल लीगल नोटिस चला गया, बंद करना चाहिए, पर मुझे लगा 2 बजे की नहीं, मुझे पब्लिक डोमेन में चले जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफाई देने से क्या होगा, जब आप तथ्य ठीक है आपके तो सफाई देनी चाहिए। उसके बाद मैंने 2 बजे मैसेज पहली बार तय किया, डाला टीम ने। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की आपको बोलने के लिए, और मेरी रजिस्ट्रियां भी इसलिए नहीं लाया है, सब पब्लिक डोमेन की चीजें कोई भी निकाल सकता है। विनोद नंबरदार जी ने रजिस्ट्री निकाल के कोई हुआ, क्योंकि पब्लिक डोमेन का तथ्य है, कोई भी 10 रुपए देकर रजिस्ट्री निकलवा सकता है। मेरे अधिकतर प्रॉपर्टी बैंकों में जो लोन ले रखा है उसके अगेंस्ट रखी है, या मान लीजिए किसी दोस्त से पैसा लिया है तो कुछ समय के लिए उसने कुछ लिखाया नहीं लिखाया, आपको चेक दे दिया, पर एक पेपर रख लिया, वो है। इसलिए मैंने अपने उसके कारण वो प्रॉपर्टी नहीं होता, तो उसमें जल्दी में प्रेस वार्ता भी नहीं करना था। एक एक का फिर भी किसी मित्र को अगर इनका वसीका नंबर चाहिए जिसके कारण वो इसको निकालना चाहेंगे, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से टेक्स्ट मैसेज डाल देंगे, तो मैं सबका वसीका नंबर भी दे दूंगा। बाकी मेरी किसी से कोई नाराजगी इस रूप में नहीं है। हर परिवार के अपने संस्कार और आचरण होते हैं, तो मैं किसी रूप में गलत नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ
इतना कहना चाहता हूं कि मेरे किसी मित्र को भी अगर मेरी ईमानदारी पे कभी कोई प्रसंचिक कोई शक नजर आए, वो मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। तो मेरी बोलने की बहुत सी मर्यादाएं होंगी, मैं मर्यादाओं में रहने वाला व्यक्ति हूं। कानून की मैंने LLM तक पढ़ाई कर रखी है, तो मैं ऐसे किसी भी विषय को नहीं डालना चाहता जो कि ठीक नहीं हो, क्योंकि कानून की लड़ाई तो कानून से लड़ी जाएगी। तो आज तो मुख्यतः मैं अपनी प्रॉपर्टी का सारी डिटेल, और फिर मैं कहता हूं मेरे मित्र, क्योंकि यहाँ बहुत से सीनियर पत्रकार भी बैठे हैं, मुझे याद नहीं आता जब से मैंने राजनीति शुरू की हरियाणा के इतिहास में किसी व्यक्ति ने आकर ये कहा हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और एक एक की जांच करा लीजिए, किसी भी एजेंसी से करा लीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। और जिसको इन प्रॉपर्टी को लेकर कोई शिकायत करनी है वो शिकायत कर सकता है किसी भी एजेंसी को। जिसको लगता है कि कोई किसी की बेनामी प्रॉपर्टी होगी उसकी शिकायत कर सकता है। मैं हर शिकायत का स्वागत करूंगा, जो एजेंसी मुझसे जवाब पूछेगी उसका जवाब दूंगा। और आपको ऐसे बताता हूं, सरकार में रहते हुए एक बार मेरी प्रॉपर्टी की जांच हो चुकी है एक शिकायत के आधार पर। एक व्यक्ति ऐसे ही लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, उसने भी कहा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता उस व्यक्ति का, उसने गंदे से गंदे पत्र लिखे, अनेकों पत्र लिखे। तो मैंने ही आग्रह किया कि मेरे सारे तथ्यों का जांच करा लीजिए। उसकी भी क्लास 1 ऑफिसर की मैंने RTI लेकर अपनी जो मेरे खिलाफ जांच हुई थी, एक एक पेपर मेरे पास सुरक्षित है। अपनी सरकार में भी मेरी जांच हुई और मेरे आग्रह पे हुई। तो आम आदमी पार्टी ये भूल जाए कि मुख्यमंत्री या उसकी टीम अपनी ईमानदारी से कभी डगमगा सकती है या वो लोग हमें विचलित कर सकते हैं। इसलिए उसके कहने से मैं कभी विचलित नहीं हुआ, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मुझे केवल इतना कहना था। मैंने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आभार, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैंने बताया मेरी मजबूरी है, मैं करना नहीं चाहता। और आपको अगर मेरी बात ठीक लिखी हो, एक शिकायत लगाई है, उसके साथ आप मिलकर उसके प्रोजेक्ट में भी हिस्सेदारी ले रखी है, उस पर दबाव देके, देखिए मैं कहता हूँ इसका जाना नहीं था, फिर भी एक अंतिम क्वेश्चन का उत्तर देता हूँ। उस बिल्डर से पहली बार मेरा 4 महीने पहले मिलना हुआ। विनोद जी उनको मेरे पास आए, उन्होंने उनका जिक्र किया। विनोद नंबरदार 13 महीने तक की मोबाइल लोकेशन आ जाती है। विनोद नंबरदार से पहले अगर सोम मुंजाल से मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात हुई हो, किसी पब्लिक गैदरिंग में भी मिला हूं, किसी के पास ऐसे दस्तावेज आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। वो व्यक्ति लेकर आए, दोनों का विषय था, हम उस विषय पे पढ़े नहीं। एक समय था मैंने देखा कि तथ्य किसके हैं, तो मैंने कहा मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहता, कानून के अनुसार अपनी चीजों को निपटाइए, क्योंकि आपके कोर्ट केस भी है, तो ऐसी लीगल। हाँ, परंतु जब बात आती है 400 परिवारों पर, हुड्डा साहब के समय की सरकार का वो प्रोजेक्ट था, 2012 का उसका लाइसेंस है। वो परिवार जो 400 परिवार बाट जो रहे थे, जो लगातार जिनका पैसा, क्योंकि मैंने कहा जब मेरी 2 प्रॉपर्टी ऐसी है ABW की, और जिसमें पत्नी ने 40 लाख से ऊपर दे रखा है, जो मुझे भी आज तक नहीं मिली, वो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। तो उनका कहना यह था कि ये हमारा प्रोजेक्ट अगर लीगली कहीं गलत है तो रोक दीजिए, अगर ये लीगली गलत नहीं है, इसको रोका जा रहा है, तो मुख्यमंत्री का OSD होने के नाते जनता के हितों की रक्षा करना मेरी वैधानिक जिम्मेवारी है। इसके नाते ही मैं CM ऑफिस में बैठा हूं। उसके कारण अगर प्रशासन को हम ये कहें कि अगर ये होने वाला काम है तो इसको कर दीजिए, अगर नहीं होने वाला काम है रिजेक्ट कर दीजिए, तो ऐसा काम अगर हजारों बार भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। उसका विभाग तय करता है कि अगर वो होने वाला काम है करेगा और नहीं होने वाला काम है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए मेरी, फिर मैं कह रहा हूं, विनोद नंबरदार से मेरी कोई लड़ाई नहीं रही। जीवन में आज तक मैं इसके पास नहीं गया। जब भी आया है 2 या 3 बार मेरे घर यही आया है। एक आज से 1-1.5 साल पहले आया था, जिन मित्र के साथ आया था, आज वो मित्र मेरे साथ भी है। उसके पास भी जो आज से ये शुरू हुआ मुंजाल जी वाला विषय, उससे पहले जब ये जिन मित्र के साथ आया था, वो मित्र की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है,
जिन्होंने ये कहा कि हाँ मैं इनके पास आपके पास लेके आया हूं। इससे पहले मैंने उसको कहा कि मैं विनोद नंबरदार से कब मिला, आप मेरे पास इसे क्यों लेके आए? तो उन्होंने कहा भाई साहब ये मेरे रिश्तेदार थे। वो तथ्य भी आपको मैं फिर कहता, मैं अभी क्योंकि इसका कानूनी चीजें चलनी है मैं उस चीज को लेने नहीं चाहता। आपका मित्र ईमानदार मुख्यमंत्री का ईमानदार ओएसडी आपके सामने है। उन्होंने जो मेरे मित्र ने आरोप लगाए हैं उनका हमने उनको लीगल नोटिस दे दिया। अगर वो माफी मांगेंगे तो मैं उन संस्कारों में पला बड़ा हूं, हम माफ करने को तैयार रहेंगे। मैं अपने परिवार से भी बात करूंगा, नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मामला उनके खिलाफ हो, इसके लिए पूरी आर्गुमेंट करेंगे। ये भी मेरे पिता के ऊपर है कि वो 83 साल की उम्र में जो 3-4 गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, अगर वो चाहेंगे कि वो भी लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो मैं उनको रोकूंगा नहीं, उनको अनुरोध नहीं करूंगा कि आपको इस एज में नहीं करना चाहिए। मेरी पत्नी, आप सबको पता है उनकी स्थिति क्या है। धन्यवाद।